पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और इन डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं इनको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। तो इनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। आज की क्लास सिर्फ 1 घंटे की है, ठीक है, ओनली 1 आवर। क्लास कितनी देर चलेगी बच्चे पूछ रहे हैं, मैक्सिमम 1 आवर, 1 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलेगी। चलिए, हो सकता है उससे पहले ही खत्म करें, इसके बाद तो नहीं चलेगी। तो भाई डाउट क्लियरिंग सेशन तो हो गया, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आप। तो हाई ब्लड प्रेशर बताया था ना मैंने, कितना होता है ब्लड प्रेशर, 120/80। तो हाइपरटेंशन क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। दिमाग की टेंशन नहीं, अगर ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है तो इसे कहा जाता है हाइपरटेंशन। सपोज सिस्टोलिक अगर 140 से भी ज़्यादा हो रहा है या डायस्टोलिक जो है वो 80 से भी 90 से भी ज़्यादा हो रहा है तो इसे कहा जाता है हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन होने पे क्या रिस्क होता है बताइए। हाई ब्लड प्रेशर से क्या प्रॉब्लम आएगी? हाई ब्लड प्रेशर से प्रॉब्लम क्या आती है? ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है, यानी कि डैमेज हो सकती है, डैमेज टू ब्लड वेसल्स, यानी कि हेमरेज। अब हाथ या पैर की वेसल तो डैमेज होगी नहीं, थिन वेसल्स जो क्योंकि वो बहुत मोटी होती हैं, जो बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं जैसे रेटाइना की ब्लड वेसल, ब्रेन की ब्लड वेसल, ये डैमेज हो सकती हैं। तो हाइपरटेंशन में क्या रिस्क होता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इससे ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होने के से रप्चरिंग हो सकती है। जस्ट सेकेंड। चलो भाई, तो इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स डैमेज होने का खतरा होता है। नाउ टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन दोस्तों दो तरह की होती है। कॉज के बेस पे अगर हम देखेंगे, वैसे सिस्टोलिक या डायस्टोलिक तो होती है, और वैसे हाइपरटेंशन दो तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसको हम इसेंशियल हाइपरटेंशन या बिनाइन हाइपरटेंशन भी इसेंशियल भी कहते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन या इसेंशियल हाइपरटेंशन या बिनाइन हाइपरटेंशन। दूसरी होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसको हम मैलिग्नेंट भी कहते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होती है, इसेंशियल क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये हो ही जाती है उम्र के साथ और इसका कोई लोकल कॉज नहीं होता, ये पूरे शरीर में होती है विदाउट एनी लोकल कॉज। जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन में द लोकल कॉज इज प्रेजेंट। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि ये लोकल कॉज नाम की चीज क्या है, मतलब कॉज, लोकल कॉज क्या होता है। भाई यहाँ पे तो है नहीं लोकल कॉज, तो फिर इस केस में कॉज क्या है, मतलब आप एक जगह पिन पॉइंट करके उंगली रख के नहीं कह सकते कि ये रहा कॉज, पूरे शरीर में हो रही है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन का कॉज क्या होता है? प्राइमरी हाइपरटेंशन का कॉज होता है इंक्रीज्ड वैसोमोटर टोन। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि वैसोमोटर टोन क्या होती है। आपको पता है आर्टरीज की वॉल में स्मूथ मसल की लेयर होती है, उस स्मूथ मसल की लेयर में हल्का हल्का कॉन्ट्रेक्शन हुआ रहता है, इस कॉन्ट्रेक्शन को हम कहते हैं उसकी टोन या वैसोमोटर टोन। टोनस मैंने आपको बताया था मसल्स में, जैसे मसल्स में हल्का हल्का कॉन्ट्रेक्शन हुआ रहता है जो उसकी टोन कहलाती है। गिटार या सितार का वायर खिंचा हुआ रहता है ना, हल्का सा टोन में रहता है। जैसे फौजी लोग और सिविलियन, फौजी लोग की सभी मसल्स में हल्का हल्का कॉन्ट्रेक्शन हो रखा है तो वैसे तन के खड़े हैं, सिविलियन जो है वैसे थोड़ा ढीले ढाले खड़े रहते हैं, तो मसल्स में हल्की सी टोन रहती है फौजी लोगों के, पहलवानों के ना, क्योंकि वो हल्के से ऐसे सिविलियन ढीले। तो वैसे ही ना ब्लड वेसल्स की वॉल में जो स्मूथ मसल का लेयर होता है ना, उसमें भी हल्का हल्का कॉन्ट्रेक्शन हुआ रहता है, ये कहलाती है वैसा मोटर टोन। लेकिन ये वैसा मोटर टोन नॉर्मल से ज़्यादा भी हो सकती है। क्यों ज़्यादा हो जाती है? कई बार ज़्यादा नमक खाने की वजह से, हाई सॉल्ट इनटेक की वजह से भी ये टोन ज़्यादा हो जाती है। और कई बार क्या होता है, एज के साथ बढ़ती है, बढ़ती हुई उम्र के साथ ना वैसा मोटर टोन भी इंक्रीज होती है। तो ये कॉज होते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन के। लेकिन जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है उसमें तो एक लोकल कॉज प्रेजेंट है, और ये कॉज हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शनल या फिर हार्मोनल। ऑब्स्ट्रक्शनल या हार्मोनल कॉज ये क्या होते हैं, इन्हें भी हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऑब्स्ट्रक्शनल कॉजेज, जैसे ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, सपोज ये हमारी ब्लड वेसल है और ये ब्लड वेसल से हमारी मेन आर्टरी है या उससे निकलने वाली ब्रांचेज है ये। अब जैसे है ना, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑर्गन है और जो ब्रांच इस ऑर्गन में ब्लड फ्लो देने आ रही थी उसमें यहाँ पे ऐसे ही ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है।
तो होता क्या है कि जब ब्लड यहाँ से फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो कर रहा है, सब जगह जा रहा है, तो ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन पे प्रेशर लगाएगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन भी ब्लड पर प्रेशर लगाएगी। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो ब्लड जब ऑब्स्ट्रक्शन पे प्रेशर लगाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन भी जो है वो ब्लड पर प्रेशर लगाएगी, ठीक है। और दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, पास्कल्स लॉ। तो ये रिएक्शन प्रेशर सभी दिशाओं में इक्वल लगेगा, तो ब्लड प्रेशर सब जगह बढ़ जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, है ना। तो एक एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से सब जगह प्रेशर बढ़ गया, पर आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि यहाँ पे है कॉज, ये है ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, एक लोकल कॉज है ऑब्स्ट्रक्शनल। अब दूसरा है हार्मोनल। कुशल कह रहा है आपको काफी फिजिक्स आती है, और पढ़ाऊं फिजिक्स? बोलो क्या पढ़ना है, मुझे तो सब कुछ आता है फिजिक्स में। ये लो, ये देखो मेरी लाइब्रेरी में से एक किताब निकाल के ये पढ़ा दूं, स्टीफन हॉकिंग की बुक है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इसमें आपको टाइम ट्रेवल ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें देखने वाली मिल जाएंगी। और अगर इससे काम नहीं चले और ज्यादा पढ़ना हो तो ये लो, टाइम ट्रेवल पे पढ़ लो, फिजिक्स, रिलेटिविटी। और इससे भी काम ना चले तो और पढ़ा देता हूँ, ये लो, ये लो, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ लो। और इससे भी काम नहीं चल रहा और पढ़ना है तुम्हें और शौक आ रहा है तो ये लो भाई, ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ लो। और दिखाऊं, फिजिक्स तो मैं शौकिया पढ़ता हूँ। अरे भैया, जो पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ लो, पता नहीं कितनी किताबें निकल निकल के आ जाएंगी यहाँ पे, तो मैं उन सब में नहीं जाना चाहता। ये लो, ये लो, और पढ़ना है और पढ़ा दूँ, न्यूमेरिकल्स कराऊँ फिजिक्स के। लेकिन मैं फिजिक्स स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाता हूँ। मैंने फिजिक्स अपनी जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाई है, और वो अपने छोटे भाई को, आईआईटी के लिए। इसके अलावा मैंने किसी को फिजिक्स नहीं पढ़ाई। तो भाई वो भी इंजीनियर है। तो आगे बढ़ते हैं, और हम जो पढ़ रहे थे उस पर आते हैं। चलो भाई, तो जैसा मैं कह रहा था, हाँ चलो अब पढ़ाई पे आ जाओ, पढ़ाई पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखिए वैसोमोटर टोन इंक्रीज हो रही है। देखो बायो वाला फिजिक्स भी पढ़ा सकता है, क्योंकि आप लोगों को मुझे कौन सी फिजिक्स पढ़ानी है, 11th 12th की फिजिक्स तो पढ़ानी है, वो भी नीट यूजी के लिए, प्री मेडिकल के लिए। वो तो मैंने भी पढ़ी है ना, और सक्सेसफुली पढ़ी है। मैंने वो एग्जाम क्लियर किया है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, और वो भी टॉप रैंक के साथ, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो पढ़ी होगी ना, तो उतनी फिजिक्स तो मुझे आती है ना। तो देखा, बायो वाले फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, मतलब एक डॉक्टर फिजिक्स पढ़ा सकता है, लेकिन एक फिजिक्स वाला कभी पढ़ा सकता है मेडिकल साइंस? नहीं पढ़ा सकता। तो यही फर्क है बस, एक डॉक्टर में और है ना। तो डॉक्टर्स डॉक्टर्स होते हैं भाई, हम इमोशंस पे नहीं चलते हैं। क्या आपने मुन्ना भाई नहीं देखी? वी डोंट वर्क ऑन इमोशंस, वी वर्क ऑन लॉजिक। तो इमोशंस की बात हो रही है यहाँ पे। वैसे हमारे पास इतने अच्छे फिजिक्स टीचर हैं कि मुझे कभी जरूरत ही नहीं हो सकती कि मैं कभी फिजिक्स के बारे में बात करूं। इनफैक्ट मेरी टीम में इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट फिजिक्स टीचर्स हैं। ऑनलाइन पे तो इतना अच्छा टीचर मैंने कोई देखा ही नहीं। तो अगर वो मेरे साथ मिलकर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, है ना, ऑब्वियसली मेरी जो टीम चुनी है वो बेस्ट है, तो फिर जरूरत ही नहीं है। ऑनलाइन में इतना अच्छा टीचर कोई है नहीं, तो अगर इतना अच्छा टीचर हमें फिजिक्स पढ़ा रहा है तो हम वापस अपनी बायो पे आ जाते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो जैसा मैं बता रहा था कि कॉज ऑब्स्ट्रक्शन या हार्मोनल। तो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज समझ में आया। अब बात करते हैं हार्मोनल कॉजेज की। कई बार क्या होता है, कई हार्मोन ऐसे होते हैं जिनका लेवल अगर ज्यादा होता है तो इसकी वजह से हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, ठीक है। या फिर ना वेसो कंस्ट्रिक्शन होने लगता है, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, जैसे आपने सुना होगा थायरोक्सिन, एड्रेनलिन। तो ये थायरोक्सिन और एड्रेनलिन, ठीक है, थायरोक्सिन और एड्रेनलिन, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये ब्लड वेसल में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, हार्ट को जोर से कॉन्ट्रैक्ट करा के। तो ऐसा है भाई कि ये आप पिन पॉइंट कर सकते हो। जैसे थायराइड यहाँ होता है तो आप कह सकते हो ये रहा कॉज, एड्रेनल नीचे किडनी के पास है तो आप कह सकते हो ये रहा कॉज। मतलब आप पिन पॉइंट कर सकते हो कॉज कहाँ है। लेकिन इसमें क्या है कि कॉज पूरे शरीर में, हर जगह ब्लड वेसल में हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि वहां पर है लोकल कॉज, ये तो पूरे शरीर में हो रहा है ना। तीसरी बात क्या है, यहाँ पर ये बिनाइन है। बिनाइन मतलब बिनाइन मतलब माइल्ड है, ये धीरे धीरे बढ़ती है वक्त के साथ, है ना। लेकिन जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है ना, ये सीवियर होती है, ये बहुत ही कम समय में बहुत तेजी से बढ़ जाती है। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर ना होने का मतलब समझे आप, कि आप एक जगह, मतलब देयर इज नो परमानेंट क्योर फॉर इट। क्योर के नाम पे आप दे ही क्या सकते हो इसमें, वेसोडाइलेटर्स, ये वो दवाइयाँ होती हैं जो वेसोमोटर टोन को कम करती हैं, ब्लड वेसल्स में हल्का हल्का रिलैक्सेशन कराती हैं। लेकिन आपने देखा नहीं, बुढ़े लोग बीपी की दवाई खाते रहते हैं, जब तक दवाई खाते रहते हैं बीपी कंट्रोल में रहता है। 8-10 दिन दवाई खाना बंद किया नहीं कि बीपी फिर बढ़ने लगता है। तो बस वो तो क्योर कहाँ हुआ, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी बीपी की दवाई नहीं खाएंगे तो बीपी बढ़ने लगेगा, है ना। तो भाई वेसोडाइलेटर्स ना उनको उसको परमानेंट क्योर नहीं दे पाते, बस टेम्परेरी क्योर दे रहे हैं, जब तक वो दे रहे हैं तब तक उनका इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए परमानेंट क्योर पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, आप कॉज हटा दो तो यहाँ पे परमानेंट क्योर जो है वो पॉसिबल है। आपको ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है कहीं वेसल में, ऑब्स्ट्रक्शन सर्जरी करके हटा दो। थायरोक्सिन अगर ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो एंटी थायराइड मेडिसिन दे दो, या ऑपरेट करके आधा थायराइड निकाल दो।
बात समझ में आई? तो जैसे ही आप इस कॉज को ट्रीट करोगे वैसे ही परमानेंट क्योर हो जाएगा। फाइनली ये जो होती है ना प्राइमरी हाइपरटेंशन, दिस इज मोर कॉमन इन एल्डरली, बढ़ती हुई उम्र के साथ ही ज़्यादा होती है, जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है इट कैन ऑकर एट एनी एज, ये किसी भी उम्र में हो सकती है। विशाल पूछ रहा है बीपी खत्म करने का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? भाई अगर बीपी एक ही है और आप सब समझते हो क्या है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर ही नहीं रहेगा तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा, तो बीपी खत्म कर दो, ब्लड प्रेशर ही मत खत्म कर दो, वो तो तभी होगा जब आदमी को ऊपर पहुंचा दिया जाए, यही है परमानेंट सॉल्यूशन, सारी चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए ये तो था प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में, हाइपरटेंशन से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी आप समझ गए। अच्छा आपको पता है जो इस हाइपरटेंशन जनरली किन लोगों को ज़्यादा हो जाती है? लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल हमारा ऐसा है आजकल, इस पर क्वेश्चन आएगा, जैसे स्ट्रेस, आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है नौकरी में, हर जगह पे लोग फ्रस्ट्रेट करके रखे हुए हैं दुनिया में, है ना। दूसरा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी, आप अगर घूमेंगे फिरेंगे नहीं, थोड़ा बहुत भी कुछ व्यायाम नहीं करेंगे तो मोटापा बढ़ जाएगा, मोटापे की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रेस ज़्यादा है, ओबेसिटी ज़्यादा है, लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये चीज़ें भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। पता है स्मोकिंग और अल्कोहल ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ाती है। अब इसकी वजह से पता है क्या होगा, अगर कोई स्मोकर, आपको पता है हार्ट अटैक होने का चांस भी इन लोगों को ज़्यादा होता है, जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, ओबीस मोटे होते हैं ज़्यादा, या स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, या शराब ज़्यादा पीते हैं। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक प्रॉब्लम हो जाती है। आप कहेंगे क्या प्रॉब्लम हो जाती है? देखिए होता क्या है, हार्ट अटैक होने का चांस क्यों ज़्यादा होता है हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को? देखो जैसे ये ब्लड वेसल है ना, तो ब्लड वेसल की जो वॉल होती है ना, इसको देखिए, अच्छा मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको कि क्यों हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा होता है स्मोकिंग या एल्कोहल के पेशेंट्स को। क्योंकि इन पेशेंट्स में एथीरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की पॉसिबिलिटी क्यों बढ़ जाती है? दे आर मोर प्रोन टू एथीरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साइना कैरियर जिसको तीनों केस हो, वो क्या करे, स्ट्रेस भी है, ओबेसिटी भी है, स्मोकिंग भी है, अल्कोहल भी है, तो साइना जी कब्रिस्तान में कवर बुक करवा लें वो पहले से ही अच्छी सी बढ़िया, जहाँ पे उसको अच्छा अच्छा लगे, इस लोकेशन में मुझे एक कॉर्नर वाला प्लॉट चाहिए, यहाँ पे बढ़िया जगह बुक करवा लो, और तो क्या है, वीआईपी एरिया अच्छा वाला, अच्छा कफन वगैरह अच्छा खरीद लें, बढ़िया कंपनी का एकदम, विमल शूटिंग शर्टिंग या रेमंड्स का, चलो गोवा वाले बीच पे कहीं अपना जगह खरीद के जब लेटेंगे आंखें नीच के, तो उसमें अपना काम चलाएं, हम क्या कर सकते हैं। चलो अब पढ़ाई पे आ जाते हैं। तो देखो मैंने आपको हाइपरटेंशन के बारे में बता दिया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताऊंगा, हाइपोटेंशन, लो बीपी जब हो जाता है तो इसे कहते हैं हाइपोटेंशन। यानी अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 70 से भी कम रह जाए, या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से भी कम रह जाए, तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम होती है? थकान रहेगी, गिडीनेस रहेगी, चक्कर आएंगे, आंखों के आगे अंधेरा आएगा, ब्लैकआउट्स, एकदम बेहोशी आने लग जाएगी, है ना, वीकनेस रहेगी बॉडी में, अर्ली एग्जॉशन, ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, नींद ज़्यादा आएगी, लो बीपी की वजह से। ठीक है, एरो उल्टे लग गए, एरो सीधे कर देते हैं। चलिए, तो यार एरो उल्टे कहाँ लगे थे, एरो सही लगाए थे, कैसे गधे लोग हैं, मैथ्स नहीं आती। अच्छा वैल्यू उल्टी थी, हाँ। तो भाई अगर सिस्टोलिक जो है वो 110 से कम हो, डायस्टोलिक जो है वो 70 से कम हो जाए, तो क्या क्या कॉजेज होते हैं हाइपोटेंशन के, व्हाट आर द बेसिक कॉजेज फॉर हाइपोटेंशन? सोचिए, एक तो ब्लड का वॉल्यूम ही लो है ना, या एनीमिया है, या आयरन डेफिशिएंसी है, या फिर आरबीसी काउंट कम है, इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी है सोडियम वगैरह की, लो ब्लड प्रेशर हो गया, इलेक्ट्रो माल न्यूट्रिशन, खाना नहीं कर रहा, व्रत उपवास ज्यादा कर रहा है, ये लेडीज लोग ज्यादा व्रत उपवास करती है ना, तो 40-50 साल के बाद अक्सर उनको लो बीपी हो जाता है, माल न्यूट्रिशन, है ना, क्योंकि उनके अंदर जो वेसोमोटर टोन है वो लूज हो जाती है, लॉस ऑफ वेसोमोटर टोन, ब्लड वेसल की वॉल में जो स्मूथ मसल का लेयर है वो ढीला पड़ जाता है थोड़ा, तो लॉस ऑफ वेसोमोटर टोन, है ना, तो ये सब चीज़ों की वजह से ना लो बीपी हो जाता है। कैसे ट्रीट करें? ब्लड की कमी है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दो, हाई सॉल्ट डाइट दो, आईवी फ्लूइड्स चढ़ाओ, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, ठीक है, न्यूट्रिशन दो अच्छा,
और वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर दवाइयाँ दो, ऐसी दवाइयाँ जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करें। सॉल्ट वगैरह भी ज़्यादा लेना पड़ेगा लो बीपी, तो ये लो बीपी में होता है। तो हाई बीपी का उल्टा कर दो तो लो बीपी में ये सब प्रॉब्लम आती है। हाई बीपी में भी अगर हेमरेज हो जाएगा और ब्लड वेसल जो है रप्चर हो जाएगी तो इवेंचुअली जो डेथ होगी वो तो लो बीपी की वजह से होगी, ब्लड रहेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन के बारे में बात करते हैं। तो ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में। वैसे पता है मेरे को एक क्लास अभी और लेनी है और मैं चाहूँ तो आज आपको 45 मिनट्स में ही छोड़ सकता हूँ। अगली क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे और अभी मैं डाउट्स भी ले सकता हूँ। वैसे भी 1 घंटे की क्लास थी तो 15 मिनट में और डाउट्स भी ले सकता हूँ। एथीरो और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ये मुझे अभी पढ़ाना है। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा एथेरोस्क्लेरोसिस और उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। और एथीरो और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो 15 मिनट और पढ़ लेते हैं, 10 मिनट या डाउट्स लेने। तो चलिए एथीरो और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मैं पता है, चलो मैं आपको एथेरोस्क्लेरोसिस तो ये तो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा आपको। मैं आपको एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ, एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ध्यान से करें जो मैं आपको, ये तो हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। और अभी मैं आपको एक बात और पढ़ाता हूँ। मैंने आपसे एक बात कही थी, सुनते जाइए, मैंने आपसे एक बात कही थी कि आर्टरीज में ब्लड हमेशा रहता है, करी थी ना। आर्टरीज में ब्लड हमेशा रहता है, आर्टरीज कभी भी खाली नहीं होती। क्या ये बात हमेशा सही है? या एक बात और, किसी भी ऑर्गन को ब्लड किस समय मिलता है? जैसे किसी भी ऑर्गन में जैसे देखिए मैं आपको एक यहाँ पे एक ऑर्गन बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए आप, सपोज यहाँ पे देखिए आप, ये एक फोटोग्राफ है, ध्यान से पढ़ें, अभी पढ़ा रहा हूँ मैं ना। आर्टरी से ब्लड अंदर जाता है, आर्टरी आर्टीरियोल में टूटती है, आर्टीरियोल कैपिलरी में, कैपिलरी की दूसरी तरफ वेन्यूल होती है, वेन्यूल फिर वेन में। तो आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। छोटी आर्टरीज को हम आर्टीरियोल कहते हैं, जो ऑर्गन के अंदर घुसती हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये ऑर्गन है और दोस्तों ये है ऑर्गन के सेल्स। ऑर्गन के सेल्स के बीच की खाली जगह को कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस से बहुत सारी कैपिलरीज गुजरती हैं। ठीक है, तो आर्टरी आर्टीरियोल में टूटती है और आर्टीरियोल जो है वो कैपिलरीज में टूटती है। कैपिलरीज में छेद होते हैं फेनेस्ट्रा, जिनके थ्रू एक्सचेंज होता है। नाउ जैसे है ना, मुझे आप ये बताओ, कैपिलरी की दूसरी तरफ वेन्यूल है फिर वेन है, तो किसी भी ऑर्गन को ब्लड किस समय मिलता है? व्हेन डज एन ऑर्गन रिसीव ब्लड? ऑप्शन है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय, या वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय, या कंटिन्यूअसली। तो मैंने आपको 3 चॉइस दी हैं, किसी भी ऑर्गन को ब्लड किस समय मिलता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय, या कंटिन्यूअसली। आप मुझे पोल में बताएं इसका आंसर क्या होगा। किसी भी ऑर्गन को ब्लड किस समय मिलता है? व्हेन डज एनी ऑर्गन रिसीव ब्लड? तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, कंटिन्यूअसली। हर ऑर्गन को जो ब्लड है वो कंटिन्यूअसली मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि ऑर्गन जो है वो हार्ट की तरफ देख रहा है कि अबे सिस्टोल कर, फिर जब हार्ट सिस्टोल करता है तो उससे ब्लड पंप होता है आर्टरीज में, फिर वो आर्टीरियोल्स में आता है, वहां से वो कैपिलरीज में आता है। ऐसा थोड़ी होता है, हर ऑर्गन को कंटिन्यूअसली ब्लड मिल रहा होता है। वो सिस्टोल के समय तो पता है क्या होता है, एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड आर्टरीज में जाता है तो पुश लगती है उससे, तो उस पुश से फ्लो आगे चलता रहता है। तो सभी ऑर्गन्स को कंटिन्यूअसली ब्लड मिलता है, हर समय यहाँ एक्सचेंज हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि ऑर्गन देख रहा है हार्ट की तरफ कि तुम सिस्टोल करोगे तो मुझ में ब्लड आएगा, ब्लड बस आगे पुश हो जाता है, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ। तो किसी भी ऑर्गन को कंटिन्यूअसली ब्लड मिलता है और कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक्सचेंज होता रहता है, चाहे हार्ट में सिस्टोल हो रहा हो चाहे डायस्टोल हो रहा हो, यहाँ पे कंटिन्यूअस एक्सचेंज होता रहता है। तो सभी ऑर्गन्स को कंटिन्यूअसली ब्लड फ्लो होता रहता है, सभी ऑर्गन से। तो ऑल ऑर्गन्स रिसीव ब्लड फ्लो कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो सभी ऑर्गन्स को कंटिन्यूअसली ब्लड मिलता रहता है। ये तो एक बात होगी। इसका मतलब आर्टरीज में भी हर समय ब्लड रहता है। अब आर्टरीज में हर समय ब्लड रहता है तो हर समय प्रेशर भी रहता है। तो आर्टरीज में मिनिमम 80 प्रेशर तो हर समय रहता ही रहता है। फिर जब हार्ट सिस्टोल करता है तो ये प्रेशर बढ़ के कितना हो जाता है बताइए? ये हो जाता है 120। तो मिनिमम 80 प्रेशर तो रहता ही है, वो बीच बीच में बढ़ के 120 हो जाता है, फिर 80 रह जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। अब ये तो हो गया कि आर्टरीज में प्रेशर कितना होता है, क्या होता है ना, कंटिन्यूसली ब्लड मिलता है। पर क्या ऐसा हमेशा होता है, इसको हम समझते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन की। अच्छा, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। आर्टरीज वो होती हैं जो ऑर्गन की तरफ ब्लड लेके जाती हैं, वेन्स वो होती हैं
जो ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बाहर आती हैं। अगर हम आर्टरीज और वेन्स को देखें, या इनको हम अगले क्लास में भी देखेंगे, अभी मैं आपको एक सवाल और पूछता हूँ। जैसे सपोज ये हमारा हार्ट है, अब हार्ट से आपको पता है आउटा निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। आउटा से ही एक जोड़ा कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं आउटिक साइनस से, और यही कोरोनरी आर्टरीज फिर हार्ट की दीवारों को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। मायोकार्डियम को भी ब्लड सप्लाई करती है। तो वेंट्रिकल्स की बात करते हैं दोस्तों। मायोकार्डियम ऑफ वेंट्रिकल्स, हार्ट की जो वेंट्रिकल्स की वॉल, वेंट्रिकल्स की जो वॉल है उसको ब्लड किस समय मिलता है? रिसीव ब्लड ड्यूरिंग, वेंट्रिकल्स की वॉल को कोरोनरी आर्टरी से ब्लड मिलता है ना, तो कब मिलता है? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या कंटिन्यूअसली। मतलब वेंट्रिकल के चैम्बर्स को नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये जो वेंट्रिकल्स हैं इनके चैम्बर्स के बारे में नहीं पूछ रहा हूं मैं यहाँ इनके बारे में, मैं पूछ रहा हूँ दीवारों के बारे में। जो वेंट्रिकल की वॉल है, वेंट्रिकल की वॉल को ब्लड किस समय मिलता है? सवाल समझ में आया आपको? वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स, इसको ब्लड किस समय मिलता है? कोरोनरी आर्टरीज जो जा रही है ना वेंट्रिकल्स की वॉल्स में, ये वेंट्रिकल की वॉल को किस समय ब्लड देती है? वेंट्रिकल सिस्टोल, डायस्टोल। चैम्बरों को तो डायस्टोल में ही मिलता है, जब वेंट्रिकल डायस्टोल कर रही होती है तो इनके अंदर ब्लड भरता है। मैं बात कर रहा हूँ वॉल्स की, तो वॉल्स या मायोकार्डियम ऑफ वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, वॉल्स या मायोकार्डियम ऑफ वेंट्रिकल्स रिसीव ब्लड ड्यूरिंग, बताओ पोल में। बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया, बहुत कम लोगों ने सही सवाल दिया। अब आप कहेंगे सर इस बार आपने आंसर बी क्यों दिया? देखिए ये कोरोनरी आर्टरीज कहाँ होती हैं? क्या कोई मुझे बताएगा? ये कोरोनरी आर्टरीज जो वॉल ऑफ वेंट्रिकल को ब्लड देती हैं ये कहाँ होती हैं? ये वेंट्रिकल की वॉल में होती है, ठीक है। अब सपोज ये है वो कोरोनरी आर्टरी और ये मेरी वेंट्रिकल की वॉल है, ठीक है। तो अगर मेरी वेंट्रिकल की वॉल में कोरोनरी आर्टरी है और जब वेंट्रिकल की मेरी जो वॉल है वो जब ऐसे सिस्टोल करेगी, आप सोचिए कि कोरोनरी आर्टरी है जो वेंट्रिकल की वॉल में है, और जब वेंट्रिकल की वॉल ऐसे सिस्टोल करेगी यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो वॉल के अंदर पाई जाने वाली कोरोनरी आर्टरी वो तो स्क्वीज हो जाएगी ना, वो तो दब जाएगी ना, क्योंकि वेंट्रिकल की वॉल में वो चलती थी और वेंट्रिकल की वॉल में ही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कोरोनरी आर्टरी तो स्क्वीज हो जाएगी, दब जाएगी। जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रही है तो वो कोरोनरी आर्टरी को दबा रही है, तो कोरोनरी आर्टरी में तो ब्लड घुस ही नहीं सकता इसका मतलब, क्योंकि वो आर्टरी तो वेंट्रिकल की वॉल में है। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो भले ही वो सब ऑर्गनों के लिए ब्लड पंप कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को ब्लड नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो उसकी वॉल में पाई जाने वाली कोरोनरी आर्टरी जो है वो स्क्वीज हो जाएगी, दब जाएगी। तो ए ऑप्शन तो गलत है। अब ए गलत है तो सी भी गलत है, क्योंकि कंटिन्यूअसली भी नहीं मिलता। अब सुनिए, तो कोरोनरी आर्टरी वेंट्रिकल ने सब ऑर्गनों के लिए ब्लड जरूर पंप किया, लेकिन वो खुद को ब्लड नहीं दे पाया, क्योंकि उसकी वॉल में पाई जाने वाली कोरोनरी आर्टरी तो थी वो स्क्वीज हो गई, दब गई है आर्टरी। लेकिन जब वेंट्रिकल डायस्टोल करेगी, देखिए जब वेंट्रिकल डायस्टोल करेगी तो क्या होगा? अब कोरोनरी आर्टरी खुल चुकी होगी, और आपको तो पता है कि जब वेंट्रिकल डायस्टोल करेगी ये वेंट्रिकल, तो ब्लड यहाँ सेमिलुनर वॉल्व से उल्टा आने की कोशिश करेगा यहाँ वेंट्रिकल में, लेकिन नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये वॉल्व क्लोज है, और आउटा में तो ब्लड हर समय रहता ही है, आर्टरी है ना आउटा, तो हार्ट चाहे सिस्टोल कर रहा हो चाहे डायस्टोल कर रहा हो, आउटा में ब्लड हर समय रहता है। सिस्टोल के समय भी रहता है, डायस्टोल के समय भी रहता है ना। सिस्टोल के समय और ज्यादा आ जाता है, बस ये बात अलग है। पर जब वेंट्रिकल डायस्टोल करेगी तो भी तो आउटा में ब्लड होगा, और यही ब्लड तो उल्टा आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नहीं आने दिया जा रहा। तो ये ब्लड यहाँ से यहाँ चला जाएगा, मेरी बात समझ में, आउटिक साइनसिस के थ्रू ये ब्लड अब चला जाएगा कहाँ? कोरोनरी आर्टरीज में वेंट्रिकल की, और अब वेंट्रिकल की वॉल को ब्लड मिल जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो चाहे हार्ट सब ऑर्गन के लिए ब्लड पंप करता हो सिस्टोल में, लेकिन खुद को ब्लड कब देता है बताइए? खुद को ब्लड देता है डायस्टोल के दौरान। दीवारों को, हार्ट की दीवारों को ब्लड कब मिलता है? जब हार्ट होता है डायस्टोल में, तो हार्ट की दीवारों को तो ब्लड डायस्टोल में मिलता है, और सब ऑर्गनों को वो ब्लड पुश कर ही रहा है सिस्टोल के दौरान। तो इसलिए इसमें आंसर बी आएगा। समझ में आ रही है बात? तो वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स रिसीव ब्लड ड्यूरिंग, तो आंसर है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। तो ये तो हो गई कोरोनरी आर्टरीज के बारे में बात, वॉल ऑफ द, है ना। अब एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे और पूछता हूँ, लेकिन आज समय जो है वो पूरा होता चला जा रहा है, तो सवाल के लिए ज़्यादा टाइम बचे नहीं। ऐसे मैं बहुत सारे सवाल आपसे पूछ सकता हूँ। एक काम करते हैं, अदीबा का क्वेश्चन क्या था? मैं भूल ही गया। हाँ, वो वॉल वाला कैसे पता लगाते हैं? पल्स, देखो पल्स कितनी सारी बातें बताती है। अब देखिए, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, पल्स और मरमर का क्या कोरिलेशन है।
या ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आज समय नहीं है, पर इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी मैं आपको समझाऊंगा, तो ये अपन ना अगले क्लास में कर लेंगे। तो आज फिर मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। मैं अभी 5 मिनट डाउट्स लूंगा, किसी को अगर और डाउट्स हैं तो वो भेज सकता है। अगली क्लास में मैं आपको और भी बातें